हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और निश्चित रूप से ये अभी नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो या जो भी आप लाइब्रेरी साइंस की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अगर जॉब भी मिल जाता है ना, उसके बाद भी आपको इम्प्लीमेंट से कनेक्टिविटी आपकी होनी ही चाहिए किसी भी लाइब्रेरी को। आज के डेट पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी हैं, इवन कॉलेज लाइब्रेरी भी आप इम्प्लीमेंट से जुड़े हुए हैं, एक लाइब्रेरी नेटवर्क्स। तो मैंने इसके पिछले भी बताया था कि कैसे हम लोग पुस्तकालय नेटवर्क का क्या उद्देश्य है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, आज के करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार, करंट ट्रेंड्स के अनुसार क्यों ज़रूरी है हो जाता है। तो रिसोर्स की शेयरिंग के लिए आपको निश्चित रूप से एक नेटवर्क बनाना होगा। जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि व्हाट्सअप चैनल ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप बनाते हैं तो क्या होता है, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, तो व्हाट्सअप एक क्या हुआ, करंट टेक्नोलॉजी हो गया। और हम लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं वो उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी जिनके पास भेजना पड़ता है। तो ये सब सारे चीज़ें हैं कि हम लोग नेटवर्क बना करके करते हैं। सेम कंडीशन होता है लाइब्रेरी नेटवर्क भी, लाइब्रेरी को भी अपने रिसोर्सेज को शेयरिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में कोई भी लाइब्रेरी नहीं कह सकता है कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है सब मेरे पास है, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत भी बताया कि क्या क्या रीजन है, इसलिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं कह सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, एक नेटवर्क बनाया जाता है। तो पिछले क्लास में हमने लाइब्रेरी नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो को बनाया था, जो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस आया है मुझे अभी तक। और आज का जो है हमारा कि उसमें मैंने बताया था कि नेशनल लेवल पे लाइब्रेरी नेटवर्क को और इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी नेटवर्क। तो आज हमारा जो वीडियो है वो अभी नेशनल लेवल पे मैं स्टार्ट करूँगा, जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्प्लीमनेट, डेलनेट, कैलिबनेट, एडीनेट, मैरिबनेट, तो डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स को मैं एक एक को डील करूँगा। तो उसी रीजन में मेरा आज जो है वो इम्प्लीमनेट पे डिस्कस है और इम्प्लीमनेट से रिलेटेड मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं आज का। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इम्प्लीमनेट, इम्प्लीमनेट नाम से ही पता है कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आप याद कर लीजिएगा। INF, इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी और नेटवर्क, ठीक है। यहाँ तीन चीजें आती है। तो सूचना का जहां पर उपयोग हो रहा है और एक लाइब्रेरी नेटवर्क बना करके सूचना का, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, उसी को कहते हैं हम लोग। तो इम्प्लीमनेट, इम्प्लीमनेट में क्या हुआ, इम्प्लीमनेट ने भारत की विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली के स्वचालन के, यहाँ पर भूल गया हूं, के स्वचालन एवं आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। क्या किसने किया है? इम्प्लीमनेट ने। इम्प्लीमनेट की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यूजीसी द्वारा, भारत, यूजीसी भारत क्या हुआ, भारत, ये कहाँ है यूजीसी, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहाँ है, इंडिया में है, ने 1991 में की थी, 91 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इम्प्लीमनेट का हेड ऑफिस कहाँ है, तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा कि इसका हेड ऑफिस गुजरात में है, इम्प्लीमनेट अहमदाबाद गुजरात में। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। यह संगठन भारतीय उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकालयों एवं सूचना संसाधनों को बढ़ावा देता है और उन्हें सुगम बनाता है। इम्प्लीमनेट कार्यक्रम की अवधारणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने की थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बनता है कभी कभी कि इम्प्लीमनेट कार्यक्रम की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी। इम्प्लीमनेट कार्यक्रम की अवधारणा तो उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इनकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, आयुसी
और यह संगठन क्या है, उच्च शिक्षा के लिए काम करता है। और तो जैसे भी ये इम्प्लीमेंट की बहुत सारी सेवाएं हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, इतना ही, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। फिर चलिए अब जानते हैं हम लोग उनके उद्देश्य, इम्प्लीमेंट की जो स्थापना हुई थी, इनका किन उद्देश्य के इनकी चलते इनकी स्थापना हुई, तो उद्देश्य को हम लोग जानते हैं। तो एक ऐसे राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना, इंटरनेट का स्थापना का क्या उद्देश्य था कि एक ऐसा राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना जो देश के विभिन्न पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों को परस्पर जोड़ सके, एक दूसरे से आपस में जोड़ सके और सूचना संचालन एवं सेवा में दक्षता को सुधार सके। इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना का ऑटोमेशन वो कर सके, सूचना के कम्युनिकेशन में आपको दक्ष बना देना, रिसोर्सेस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर सेवा में दक्षता कि आपको दक्ष बना देना आपको, ताकि आप अपने सेवा में सुधार कर सके। जो भी आपकी लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो उसमें क्या करता है, उनको दक्ष बना देना। सूचना की ऑनलाइन प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए गेटवे स्थापित करना। सूचना को लोग कैसे ऑनलाइन एक्सेस करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना, एक गेटवे देना। गेटवे देना मतलब होता है कि एक ऐसा बता देना, सोर्स बता देना जहाँ पे सूचना का भंडार है, सूचना आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो गेटवे मतलब इंट्रेंस, ठीक है। तो सूचना के जैसे लाइब्रेरी क्या हुआ, एक आपका लाइब्रेरी गेटवे, तो लाइब्रेरी भी गेटवे है। तो उस गेटवे में आपको मतलब आपको सूचना का भंडार है, तो क्या करता है इम्प्लीमेंट, एक गेटवे प्रोवाइड करता है कि जैसे आपको उस आप इम्प्लीमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा तो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं। तो वो एक क्या कर दिया कि इम्प्लीमेंट आपके लिए क्या हुआ, एक गेटवे हुआ। उसी तरह लाइब्रेरी भी क्या हुआ, एक तरह से गेटवे हुआ। तो जैसे भी आप इम्प्लीमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक गेटवे के माध्यम से आप उनके विभिन्न सर्विसेज पे, सोर्सेज पे आप इंटर करेंगे। तो क्या करता है कि एक गेटवे प्रोवाइड करता है। संसाधन सहभागिता के जरिए सूचना संसाधन के उच्चतम उपयोग को सुनिश्चित करना। संसाधन रिसोर्स शेयरिंग के जरिए सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का जो उपयोग को सुनिश्चित बनाता है ये इम्प्लीमेंट। देश के पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्रों और सूचना केंद्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है पुस्तकों, मोनोग्राफ, पत्र पत्रिकाओं को उनके स्रोतों का पता लगाकर जहां उपलब्ध है देश भर में फैले हुए उपयोगकर्ता की पहुंच के दायरे में लाना। जहां पर भी हैं वो सोर्सेस जो आप चाहते हैं, तो वहां तक इम्प्लीमेंट पहुंच करके और उन सोर्सों को, स्रोत को या सोर्सेस को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाता है, उपयोक्ता तक पहुंचाता है। ये इम्प्लीमेंट का उद्देश्य है। जैसे अभी आप इम्प्लीमेंट की बहुत सारी सेवाएं हैं, तो जब आप इम्प्लीमेंट की वेबसाइट इम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे तो उनके विभिन्न सेवाएं के बारे में जानेंगे। जो बहुत सारी सेवाएं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे ये शोध सिंधु है, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, बहुत सारी सेवाएं हैं जो आप लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग एक एक करके फिर सब सारे स्रोत उनकी सेवाएं को जानेंगे। तो पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, मोनोग्राफ का होता है कि सोर्स का पता लगाकर जहां उपलब्ध है और कहीं भी वो उपलब्ध है वहां से उनको लाना और उपयोक्ताओं तक पहुंचाना, ये इम्प्लीमेंट का उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 5 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, मैं लेकर के आता हूँ नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी है। ठीक है, चलिए और भी कुछ उद्देश्य को जान लेते हैं। मोनोग्राफ, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं की ऑनलाइन संघ प्रसूची, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग बनाकर विविध स्थानों के पुस्तकालय के प्रलेख संग्रह का अभिगम उपलब्ध कराना। ऑनलाइन, पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग, ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग में क्या होता है कि उस जैसे डिफरेंट लाइब्रेरीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ते हैं, परस्पर जुड़ते हैं। तो वो यूनियन कैटलॉग बनाते हैं, एक कैटलॉग बनाए और डिफरेंट लाइब्रेरीज को सर्कुलेट हो जाता है, इसको बोलते हैं यूनियन कैटलॉग। यूनियन मतलब होता है संघ, एक संघ बना करके और सारे लाइब्रेरी से कनेक्ट होते हैं। तो उससे क्या करते हैं, बना करके विविध स्थानों की पुस्तकालय के प्रलेख संग्रह का अभिगम, एक्सेस उनको मिल जाता है यूनियन कैटलॉग से,
चाहे वो किसी भी कहीं भी पुस्तकालय हो, तो वहां उसका यूनियन कैटलॉग के माध्यम से प्रलेख संग्रह का एक्सेस मिल जाता है उनको। जिन पुस्तकालयों के पास विशेष क्षेत्रों में पुस्तकों के प्रचुर संग्रह है, हर देखिए जितनी भी लाइब्रेरी होती है, कुछ कुछ लाइब्रेरी होता है उनका स्पेशलाइजेशन कुछ सब्जेक्ट पे होता है, तो उनका जो प्रचुर संग्रह है, ज़्यादा से डेप्थ कलेक्शन है, उन तक पहुंचना और उनके सूचना एवं स्रोतों को समुन्नत करके डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना, ये उनका उद्देश्य है। एक समान मानकों का एक स्टैंडर्ड, ठीक है, समान मानक मतलब एक स्टैंडर्ड का अनुसरण करते हैं कर पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के कार्यों एवं सेवाओं का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाता है। एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का कंप्यूटराइज करके विदाउट, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जब तक आप कंप्यूटराइज नहीं करते हैं तब तक आप लाइब्रेरी नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे लाइब्रेरी से जुड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटरीकरण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइब्रेरी नेटवर्क्स के लिए। आप चैनल बनाते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आप व्हाट्सएप चैनल बनाते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल में भी क्या होता है कि आप एक ऐप्स का यूज़ किए और उस एप्लीकेशन का यूज करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करते हैं। उसी तरह आपका एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, जब डिफरेंट लाइब्रेरी से एक दूसरे से जुड़ती है तभी रिसोर्सेज का शेयरिंग किया जा सकता है। तो यही होता है कि उन सेवाओं को एक स्टैंडर्ड बना करके और पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के कार्यों एवं सेवाओं का, जैसे बहुत सारी सर्विस क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, जैसे ईमेल अलर्ट, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, करंट अवेयर सर्विसेज, एसडीआई, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन सर्विस है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब जिसमें आईटी का रोल है, कंप्यूटरीकरण का रोल है, तो उसी को कहते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने उद्देश्य को समझ लिया। अब हम लोग उसके आते हैं कि उनकी क्या क्या सेवाएं हैं। तो ठीक है, इम्प्लीमेंट सेवाओं के बारे में जानते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंट के हम लोग पिछले स्लाइड्स में उद्देश्य को जाना, इस वाले स्लाइड्स में हम लोग इम्प्लीमेंट क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड करती हैं वो हम लोग जानते हैं। तो प्रसूची आधारित सेवाएं जैसे कैटलॉगिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो प्रसूची आधारित सेवाओं में पुस्तकों, मोनोग्राफ, पत्र पत्रिकाओं का सहभागी प्रसूचीकरण, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं की संघ प्रसूची का संकलन। देखिए यहाँ पर सहभागी प्रसूचीकरण आप लोग, मैंने बताया था कि कॉपरेटिव कैटलॉगिंग, मैं आपको इसके बारे में सेपरेट लेक्चर बताऊंगा कि कॉपरेटिव कैटलॉगिंग और एक बताया सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग क्या होता है, कॉपी कैटलॉगिंग और कॉपरेटिव कैटलॉगिंग और सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में वीडियो बताऊंगा। क्योंकि उसमें अगर आप कॉपरेटिव कैटलॉगिंग और सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग के बारे में जान जाते हैं तो आपके आगे चल करके आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारा है प्रसूची आधारित सेवाएं। कॉपरेटिव कैटलॉगिंग बनाती है, जैसे आपको मैंने बताया था कि सारे ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज क्या मिल करके बनाते हैं कैटलॉग, उस पर जो भी एक्सपेंस आता है उस सारे लाइब्रेरी में इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसके बाद संघ प्रसूची का मतलब होता है कि वो एक यूनिफॉर्म एक ही सूची होगी और एक ही सूची डिफरेंट लाइब्रेरी को सर्कुलेट कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि हर एक लाइब्रेरी को उस पर जो आने वाला जो खर्च है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा और इससे क्या होगा कि उससे आपका हर एक लाइब्रेरी का जो बजट का जो प्रॉब्लम आता है वो भी आप सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर संघ प्रसूची और कॉपरेटिव कैटलॉगिंग बनाने का यही यूनियन कैटलॉग और कॉपरेटिव कैटलॉगिंग। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस सेवाएं, कंप्यूटर आधारित एसडीआई सेवा। यहाँ पर मैं एसडीआई को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि एसडीआई सेवा क्या होता है तथा इन सेवाओं के अंतर्गत मौजूदा जो करंट में है तथा पूर्व व्यापी सेवाओं के डेटाबेस से सूचना की खोज। देखिए यहाँ पर डेटाबेस क्या होता है कि दोनों को समझ लीजिएगा, डेटा से ही डेटाबेस बना है। डेटा कहते हैं ना रॉ डेटा मतलब जो, अब हमारे सपोज दैट एक एग्जांपल की मैं बात करूं कि हमारे दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है,
ठीक है। जब आता है क्या होता है, तो वो रॉ डेटा होता है, और जब वो हमारे माइंड में सारे को जितना भी रॉ डेटा सेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, एक डेटाबेस बन जाता है। उसी तरह देखते हैं आप कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हैं तो ABCD या जो भी साइंस सिंबल्स वगैरह कुछ भी लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक डेटाबेस, एक फाइल बना करके आप कंप्यूटर में सेव करते हैं। दैट मीन्स वो डेटाबेस हुआ। तो रॉ डेटा हो गया, रॉ डेटा, एंड डेटाबेस इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा का ही जो डेटाबेस हुआ वो किसका ये है, तो वो डिफरेंट डेटा साइंस सिंबल्स वगैरह मिल करके, अल्फाबेट्स वगैरह मिल करके हमारे जब विभिन्न डेटा को मर्ज करके एक डेटाबेस बनाया जाता है। तो पूर्वव्यापी सेवाओं के डेटाबेस से सूचना की खोज। डेटाबेस से जब हम कोई भी कहते हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जैसे अब आपका माइंड भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज क्या हुआ कि आपके माइंड में डिफरेंट इंफॉर्मेशन आया और वो आपके माइंड में आकर सेट हो गया, मतलब वो आपका डेटाबेस बन गया। अब आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप माइंड से क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। जब रिकॉल करते हैं तो रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव मतलब अब आपको उसकी जरूरत पड़ रही है, तो जरूरत पड़ रही है तो आपने उसको रिकॉल किया, तो वो हो गया रिट्रीवल। तो वही कहता है कि यहाँ पर सूचना की, डेटाबेस से सूचना की खोज, ठीक है। तो जैसे हम कोई लाइब्रेरी जाते हैं तो अब हमें लाइब्रेरी से क्या होता है कि लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन है, तो उन इंफॉर्मेशन को हम जब सर्च करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो वो किस रूप में मिला हमें, जब हमने सर्च किया तो कहाँ से सर्च किया, तो डेटाबेस से सर्च किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रलेख आपूर्ति सेवा। इन सेवाओं में अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा, जो इंटर लाइब्रेरी लोन है, वो इस सेवाओं में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा प्रलेख संग्रह विकास। इन सेवाओं का संबंध मूलतः सदस्य पुस्तकालयों के चयन, अधिग्रहण संबंधी कार्यों में सहायता देना है। प्रलेख चयन क्या होता है, पुस्तकों का चयन और अधिग्रहण। चयन का मतलब होता है कि आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये आप जब बुक सिलेक्शन मेरा पढ़ेंगे, मेरा वीडियो डाला हुआ है बुक सिलेक्शन पर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर बुक सिलेक्शन मतलब पुस्तकों का चयन। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आप यदि बुक सिलेक्शन को अच्छे से पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में बुक सिलेक्शन का वीडियो डाला गया है, और वहां से आप उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बुक सिलेक्शन से भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, वहां पर से वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पुस्तकों का चयन और अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब एक्वायर। आप जब मार्केट जाते हैं तो कोई सामान क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके क्या करते हैं, उसको खरीद करके लाते हैं, तो वो हो गया सिलेक्शन। और इसके बाद एक्वायर। एक्वायर करने का मतलब आप अपने घर में लाए तो एक्वायर करके लाए। सेम कंडीशन होता है लाइब्रेरी में भी कि हम पहले बुक्स को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट कैसे करती हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसे नहीं कि किसी भी लाइब्रेरियन को ये पावर है कि वो कोई भी बुक को परचेज कर सकता है, नहीं। आपको जब भी बुक को परचेज करना है तो रिक्विजिशन आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, फिर उसको लाइब्रेरी कमेटी में या आपके जो अथॉरिटी है लाइब्रेरी अथॉरिटी, उस अथॉरिटी के पास पुटअप करना होगा। अथॉरिटी फाइनल अप्रूवल देगी, और इसके बाद वेंडर का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये मैं बाद में आपको प्रोसेस बताऊंगा एक्विजिशन का। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ कि पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, इसके बाद एक्वायर करना पड़ता है। तो ये सब कार्यों में कौन सहायता करता है, तो आपका प्रलेख संग्रह विकास सेवा जो इम्प्लीमेंट सेवाएं प्रोवाइड करती है, तो इसमें आपका ये आ जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट सेवाओं को बारे में जाना। अब हम लोग उसके प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज रन कराती हैं, चलाती हैं, वो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और डिफरेंट प्रोग्राम से यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। चलिए जानते हैं हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। चलिए जानते हैं आप प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज के इम्प्लीमेंट की। अब यह सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रोग्राम्स है वो हम लोग इनकी जानते हैं। तो फर्स्ट है इंडिकैट, नेक्स्ट है सोल, और थर्ड है ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग सिस्टम। यहाँ पर पहले एक एक को हम लोग जानते हैं कि इंडिकैट लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है। कि ऑटोमेशन क्या होता है कि ऑटोमेट हो जाना, मतलब जो भी सिस्टम है आपका, जो भी मैनुअली है, मैनुअल से कंप्यूटराइज होना
ही ऑटोमेशन कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी इज नॉट ओनली लाइब्रेरी। आप जाते हैं कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट में, देखते हैं ना कि सारा कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। जो भी आपको सर्च करना है या कुछ भी करना है तो आपको कंप्यूटर से सर्च। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन हो जाता है, और उससे क्या होता है, उसके जितने भी सर्विसेज हैं, सोर्सेस हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाता है। और हम लोग तो ऑटोमेशन के अंदर क्या आता है, इम्प्लीमेंट की जो सेवाएं हैं उसमें इंडिकैट आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकैट, इंडियन कैटलॉग। इंडिकैट मतलब इंडियन कैटलॉग। जब इम्प्लीमेंट की वेबसाइट पे जाइएगा तो आप यदि इंडिकैट सर्च कीजिएगा तो अगर आपको कोई भी आपको वहां पर इम्प्लीमेंट में क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या टेक्स्ट बुक हैं, क्या आर्टिकल है, तो वो आप यदि वहां से सर्च करना चाहिएगा तो इंडिकैट्स के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। इंडिकैट क्या है कि इंडिया में एमओयू होता है यूनिवर्सिटीज और इम्प्लीमेंट के बीच में। उसमें क्या होता है कि वो जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना डेटाबेस को किससे शेयर करती हैं, इम्प्लीमेंट से शेयर करती है। इसी रिगार्डिंग एमओयू होता है। और इससे क्या होता है कि आप घर बैठे आपका सर्च कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंट के या किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में क्या क्या बुक्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं इंडिकैट के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा सोल। सोल क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सोल। सोल मतलब होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यह एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है और इसका भी करंट वर्जन जो है वो 3.0 है। सोल 3.0 आपका हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि सोल का कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट है। तो सोल 3.0 अभी लेटेस्ट है। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी लाइब्रेरी में हाउस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक्विजिशन होता है, कैटलॉगिंग होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, तो ये सारा चीज सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेट हुई है कि नहीं। ऑटोमेट मतलब होता है कि आपके जितने भी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस है वो आपके ऑटोमेट है कि नहीं। तो अब कोई लोग सोल यूज करते हैं, कोई लोग ई ग्रंथालय यूज करते हैं, कोई लोग कोहा यूज करते हैं। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो इम्प्लीमेंट ये जो प्रोवाइड करती है सोल 3.0, ये ऑटोमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है और ये इम्प्लीमेंट इसको प्रोवाइड करती है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग सिस्टम। ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग भी। कोऑपरेटिव मतलब क्या, कैटलॉगिंग क्या होता है कि अगर आपको आप लाइब्रेरी में ये डुप्लीकेशन को भी रोकता है। डुप्लीकेशन इन द सेंस कि जैसे आप सेम काम को आप कहीं पर मिल रहा है, तो अगर आप वहां से इसको रिट्राइव कर लेते हैं तो आपको क्या पड़ा, कोई कॉस्ट नहीं पड़ा, ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल गया, कॉपी कर लिए, वही होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब आपको किसी के डेटाबेस से, किसी यूनिवर्सिटीज के डेटाबेस से सेम बुक्स की कैटलॉग मिल गया। जैसे आपको मैंने कैटलॉग पढ़ाया था कि जैसे बुक है कॉलम क्लासिफिकेशन, कॉलम सब लोग जानते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर इसको आप लोग सर्च कीजिएगा इंडिकैट में जाकर के, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कि इसको कॉलम क्लासिफिकेशन को इंडिकैट के इम्प्लीमेंट के इंडिकैट में जाइएगा और वहां पर टाइटल सर्च कीजिएगा। इसको टाइटल सर्च करने के बाद आएगा कॉलम क्लासिफिकेशन से नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा इसका डेटाबेस कि इसका कौन ऑथर है, कौन इसका पब्लिशर है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप वहां से कॉपी करके आप अपने डेटाबेस में उसको ऐड कर लिए। क्या चीज नहीं ऐड करना है, तो वहां पर जो एक्सेशन नंबर अगर उस बुक का दिया गया है तो उसको, वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी का होल्डिंग रिकॉर्ड्स होता है, उसको आपको ऐड नहीं करना है अपने लाइब्रेरी में। आपको क्या करना है कि बुक का जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होता है
उसको लेकर के आपको अपने लाइब्रेरी में ऐड करना है। बाद बाकी आपको उसका एक्सेशन नंबर जो लाइब्रेरी होल्डिंग्स है उसको ऐड नहीं करना है। तो यही होता है कि हमने बताया था कि ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग सिस्टम से क्या होता है कि डुप्लीकेशन, जो अब सेम काम को आपके पास कहीं कोई लाइब्रेरी किया हुआ है, आप इंडिकैट के वेबसाइट पे गए, इम्प्लीमेंट के वेबसाइट पे, वहाँ इंडिकैट का यूज कर लिए और उसको सारा चीज आपको मिल गया, तो हम क्यों काम करेंगे? सेम वर्क को हमें क्यों करना है? अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए हमें बना बनाया मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे खाना बनाने के लिए टाइम टेकिंग कर देने के लिए? मान लीजिए क्लासिफिकेशन कीजिएगा, कैटलॉगिंग कीजिएगा, अगर सेम चीज हमको बना हुआ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां से रिट्राइव करके और उसको अपने लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग, कॉपी कैटलॉगिंग के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड क्या क्या जाना, इंडिकेट को जाना, सोल 3.0 को जाना और ऑनलाइन कॉपी कैटलॉगिंग सिस्टम को जाना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसका ये क्या बोलते हैं, ई कंसोर्शियम है और क्या क्या सेवाएं हैं उसको जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इनका ई कंसोर्शियम। कंसोर्शियम को पहले जान लेते हैं, तब हम लोग उसके आगे जानेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ई शोध सिंधु, एनलिस्ट और शोध शुद्धि। तो पहले कंसोर्शियम को जान लेते हैं। तो कंसोर्शियम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज क्या विथ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, सभी का ऑब्जेक्टिव्स एक होता है और ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज क्या मिलकर के एक ग्रुप, चाहे 10 लोग, 10 लाइब्रेरी हो, 15 लाइब्रेरी हो, 20 लाइब्रेरी जो भी हो, तो एक ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज बनाया जाता है जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। जैसे IIM होता है, IIT होता है, IIIT होता है, तो ये चाहे तो कंसोर्शियम बना सकते हैं। अब इंडिया में डिफरेंट जगह IIM स्टैब्लिश है, तो अब एक ही रिसोर्सेज हर एक जगह यूज किया जा सकता है। क्यों हम अलग अलग IIM, मान लिया IIM रांची है, IIM बिहार है या IIM गया में है, आपको देख जानते होंगे, तो डिफरेंट IIM है बट सभी का है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस है। अब एक ही रिसोर्सेज IIM रांची में भी खरीदा रहा है, एक ही रिसोर्सेज IIM आपका गया में खरीदा रहा है, सेम रिसोर्सेज IIM रायपुर में खरीदा रहा है। तो डिफरेंट अगर इंडिया में हर जगह IIM है, अगर सभी के रिसोर्सेज को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए तो वहाँ से क्या होगा कि सारे जितने भी IIMs के यूजर्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से एक्सेस करेंगे। तो किनके माध्यम से? कंसोर्शियम के माध्यम से, कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे है और वहाँ से डिफरेंट IIM के यूजर्स जो हैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या हमारा बजट का भी बच गया कि हर एक IIM को क्या होगा, उसके लिए सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल बजट खर्च करना पड़ेगा। तो इससे भी हमें बच जाता है, डुप्लीकेशन से बच जाता है कि सेम को आपको डॉक्यूमेंट को प्रोसेसिंग करने में जो आपको समय लगेगा तो वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह किया जाएगा। और उसी से तो एक कंसोर्शियम, IIM कंसोर्शियम, IIM कंसोर्शिया, IIT कंसोर्शिया, तो ये सब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज बना करके और उसके रिसोर्सेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। वहीं से डिफरेंट IIM के यूजर्स या IT के यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं आपका कंसोर्शियम। अब देखिए यहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, अभी करंट का ये जान लीजिए कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है। वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन। जैसे कहते हैं ना कि आप अभी कोई भी चैनल को देखना है तो सब्सक्राइब करते हैं, चाहे वो आपका GTV हो, सोनी टीवी हो, तो अलग अलग इंडिविजुअल आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो उसकी उसके क्या होता है कि कॉस्ट का आपके ज़्यादा फिर बजट यहाँ पर खर्च होता है कि अब हर एक जगह अब एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे कहते हैं ना कि हम एक पैकेज कर लिए, एक पैकेज में डिफरेंट जगह जितने भी जर्नल्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए। उससे क्या होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ला रही है वन नेशन वन, वहीं से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसी प्लेटफॉर्म में सारे जर्नल्स को डाल दिया जाएगा। वहीं से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उसको जो उसका चार्ज होगा पे करके एक्सेस कर सकते हैं। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जैसे बोलते हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो एक इलेक्शन होगा पूरे राष्ट्र में और वहीं से एक इलेक्शन के माध्यम से क्या होगा, जो भी सीटों का या जो भी होगा, ये सब अब मैं पॉलिटिकल अभी नहीं जाता हूँ, तो वही वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही है वन नेशन
वन सब्सक्रिप्शन, एक ही सब्सक्रिप्शन होगा जो एजेंसी होगी, और वहीं से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रली फंडेड या यूनिवर्सिटीज कॉलेज है वहाँ से उसको दे दिया जाएगा। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु भी क्या है कि एक इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करती है ई शोध सिंधु। इसमें आपके जितने भी जर्नल्स हैं वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं ई शोध सिंधु के माध्यम से, और बहुत सारे इनके फ्री हैं जर्नल्स, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आप इम्प्लीमेंट से आप MOU कर लेते हैं तो उसके माध्यम से भी आप ई शोध सिंधु के बारे में उसकी जितने भी जर्नल्स हैं वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनालिस्ट, ये कॉलेजेस के लिए है लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है ई शोध सिंधु में। तो एनालिस्ट में भी क्या है कि ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स है, तो ये कॉलेज को ही प्रोवाइड किया जाता है, यूनिवर्सिटीज के लिए है ई शोध सिंधु। तो यहाँ पर इसमें भी आपको कॉलेज को क्या करना पड़ता है, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके एनालिस्ट की सर्विसेज लेनी पड़ती है इम्प्लीमेंट से। अब आते हैं हम लोग शोध शुद्धि। शोध शुद्धि मतलब कैसे करते हैं, हिंदी में होता है शोध को शुद्ध कर देना। शोध को शुद्ध कर देना मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने कहीं से कॉपी किया है उसको, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कौन, शोध शुद्धि कहते हैं ना कि छान लेता है कि आपने कहीं से अगर कॉपी कर रहे हैं तो मैं उसको छान करके बाहर निकाल दूंगा और उसको आप यूज करना, आपको बता दूंगा ये कि आप इसमें कहाँ से आप इसको कॉपी करके लाए हैं। तो इसके लिए क्या करती है इम्प्लीमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। जैसे पहले था उरकुंड, तो आपका एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है उरकुंड। इसके बाद अभी जो है वो ड्रिलबिट है, ड्रिलबिट इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करती है ड्रिलबिट, जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ हम लोगों ने जैसे आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे MLIS के स्टूडेंट या जब PhD या जो भी करते हैं तो एक आर्टिकल लिखते हैं। अब आर्टिकल में क्या होता है कि वो डिफरेंट या PhD करते हैं तो थीसिस लिखते हैं, तो वो क्या करता है शोध शुद्धि उस आपके आर्टिकल को या आपके थीसिस को सर्च करता है कि कहाँ से आपने कॉपी किया है। तो एक प्लेटफॉर्म क्या है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ड्रिलबिट। तो ड्रिलबिट के माध्यम से वो डिफरेंट डेटाबेस से सर्च करता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया है, और वो आपके किस जगह से आपने कॉपी किया है वो भी बता देता है आपका लाइब्रेरी, आपका डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं, जैसे आप कोई चैनल बना रहे हैं, तो अगर आपने कहीं से कुछ कॉपी किया तो आपको पता है ना कॉपीराइट आपका आ जाता है। तो वो किसी और ने कॉपीराइट ले रखा है और आपने उसको बिना उसके ये इंफॉर्मेशन के आपने इसको कोट कर लिया, तो वहाँ से वो कॉपीराइट किया जाता है। तो शोध शुद्धि भी क्या होता है कि शोध को शुद्ध कर देता है कि आपने कितना, आपका ऑन राइटिंग है, आपका ऑन लैंग्वेज है, और कितना आपने कॉपी करके लिया है। तो शोध सिंधु जिसमें आपका अभी करंट जो है वो आपका ड्रिलबिट, पहले उरकुंड था, तो ये सेवाएं इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आते हैं फिर चलिए नेक्स्ट आते हैं ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स। ओपन एक्सेस मतलब होता है सबके लिए खुला, कोई भी यूज कर सकता है। ओपन एक्सेस का मतलब होता है जैसे लाइब्रेरी को आज के डेट में करंट क्लोज एक्सेस बनाया जाता है कि ओपन एक्सेस, तो ओपन एक्सेस ही बनाया जाता है। आप देखते हैं ना कोई मॉल जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या होता है किसी भी सामान तक आपकी डायरेक्ट पहुंच होती है, तो मतलब ओपन टू ऑल, कोई भी जाकर के आप इसको यूज कर सकता है। तो वही होता है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट के द्वारा दिया गया है। तो उसी में है उनकी सर्विसेज में शोध गंगा। शोध गंगा मतलब होता है कि कोई भी थीसिस जो भी जिस सब्जेक्ट्स की हो थीसिस इसमें अपलोड की जाती है, और अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा करके करंट में अगर आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाना है या आपको टॉपिक डिसाइड करना है कि इस पर क्या क्या रिसर्च हुआ है, तो आप जा करके कहाँ देखेंगे, तो शोध गंगा पे जा करके देखेंगे कि इस पे ऑलरेडी कितने जर्नल थीसिस पब्लिश हो चुकी हैं या क्या क्या वर्क हो चुका है। उसके बाद ही आप अपने टॉपिक पे आप फ्रेम कर सकते हैं थ्रू आपका शोध गंगा में जो किए गए हैं आप मान लीजिए कोई टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उस टॉपिक में क्या क्या फाइंडिंग्स आई और क्या क्या सजेशंस रहा कि फ्यूचर में क्या क्या आपको उस टॉपिक पे नया टॉपिक हो सकता है,
तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो शोध गंगा के थ्रू आप जा सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो शोध गंगा कौन प्रोवाइड करती है? इम्प्लीमेंट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि शोध गंगा किनका इनिशिएटिव्स है, ये आपको बताना है। इम्प्लीमेंट का इनिशिएटिव्स है। इसके बाद शोध गंगोत्री। गंगोत्री कहते हैं ना कि गंगा, जमुना और, तो यहाँ पर है गंगा यमुना और सरस्वती। तो गंगोत्री जैसे हम लोग, तो यहाँ पर क्या क्या होता है कि कोई भी टॉपिक पे ऑलरेडी क्या रिसर्च, मान लो आपने कोई टॉपिक चूज किया और उस पर रिसर्च चल रहा है, रिसर्च इन प्रोग्रेस, इसको बोलता है रिसर्च इन प्रोग्रेस। रिसर्च इन प्रोग्रेस कि उस रिसर्च पे या उस टॉपिक पे क्या रिसर्च चल रहा है। तो ऑलरेडी आप इस पे कहां से जानेंगे? तो शोध गंगोत्री से जानेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा हम डिटेल अगर जाएंगे तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर हो सकेगा तो इनिशिएटिव्स जो भी है इनका, उस पर सेपरेट लेक्चर बना देंगे 2 से 4-5 मिनट का, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद शोध चक्र, तो ये भी किसके लिए हेल्प है? ये जितने भी है, शोध गंगा हो, शोध गंगोत्री हो, शोध चक्र हो, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं इम्प्लीमेंट के, ये सारे चाहे आप रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो भी हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में जो भी पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए है, जो गाइड है, आपको सुपरवाइजर हैं, उन सब के लिए है। और इनको और दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। जो भी आपका पीएचडी कर रहे हैं या आपके जो सुपरवाइजर हैं उनसे रिलेटेड है। तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध चक्र को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारा कि इसका स्कॉलरली नेटवर्क क्या क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं स्कॉलरली नेटवर्क। देखिए, यदि आप बैचलर लेवल पे या चाहे नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या आपका बिहार लाइब्रेरियन अपकमिंग वैकेंसी हो, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है। फिर भी मैं आपको जान लेना है कि ये किनका इनिशिएटिव्स है, किनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। बस इतना ही आपको याद रख लेना है कि विद्वान डेटाबेस किसके द्वारा चलाया जाता है, शोध गंगा किसके द्वारा चलाया जाता है, शोध गंगोत्री, इसी तरह ये सब आपको जान लेना है कि इसके बारे में ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा डीप से आपसे क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ये चीज़ है क्या। तो विद्वान डेटाबेस भी क्या है कि इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सबका एक डेटाबेस बना जाता है उनके एक्सपर्टीज से रिलेटेड। और उससे क्या होता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है, मान लीजिए किसी का साइंस में है, तो वो अपने इस डेटा इम्प्लीमेंट उस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से डेटाबेस कलेक्ट करती है और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका यूज भी करती है विद्वान डेटाबेस को। इसके बाद IRNIS भी क्या है, एक पोर्टल है कि इस पोर्टल पे क्या होता है कि जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके आप, जैसे इसी में एक ऑर्किड आईडी है, ऑर्किड आईडी भी क्या होता है कि एक लॉगिन आईडी दिया जाता है और लॉगिन आईडी से जितने भी आपके आर्टिकल्स या जो भी जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके एक शोकेस, मतलब शोकेस में क्या मतलब क्या होता है, IRNS एक तरह से क्या हुआ, डेटाबेस हुआ, और आपके जितने भी आर्टिकल अभी तक पब्लिश हुए हैं, जितने जिस जर्नल में, सबको एक शोकेस में लाना। तो वो शोकेस कौन हुआ, IRINS, एक पोर्टल हुआ। यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने जितने भी आर्टिकल हैं, जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, जितने आपके जो भी आपका रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सबको इस प्लेटफॉर्म पर ला करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेरनी। शेरनी नाम से ही समझ में आता है कि ये किसके लिए, शेर मतलब वोमेन के लिए, वोमेन मतलब होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए शेरनी यूज किया गया है। सी हो गया फीमेल, R से होता है रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, तो सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेरनी का फुल फॉर्म या शेरनी किनका इनिशिएटिव्स है, तो वो भी आपको याद रख लेना होगा कि शेरनी किनका इनिशिएटिव्स है, तो इम्प्लीमेंट का इनिशिएटिव्स है। शेरनी का फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया।
तो इसमें भी क्या होता है कि एक डेटाबेस बनाया जाता है, किसका? तो ये फीमेल कैंडिडेट का, जो फीमेल जो एक्सपर्टीज होते हैं उनका डेटाबेस बनाया जाता है। तो उसको किस प्लेटफॉर्म में? तो शेरनी के नाम से उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। जितने भी पूरे कंट्री में कहीं भी जो भी एक्सपर्टीज है, वुमेन एक्सपर्टीज, उनका इस शेरनी के माध्यम से एक डेटाबेस बनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बहुत कुछ इम्प्लीमेंट के बारे में समझ लिया। शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे निश्चित रूप से आपका एक दो से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100%। मैं गारंटी के साथ लिख देता हूं कि अगर आपको इम्प्लीमेंट से नहीं आया क्वेश्चन, तब आप मुझे बताइएगा कि सर इम्प्लीमेंट से क्वेश्चन नहीं आया, और आता है तो आप 2 नंबर या 3 नंबर जो भी आएगा आपका, तो सिक्योर हो जाएगा आपका 2 नंबर। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर सिक्योर है, कहीं नहीं जाएगा। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोगों ने पढ़ा इम्प्लीमेंट को। तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, तभी कुछ समझ में आएगा। उससे भी ज़्यादा समझना है तो इम्प्लीमेंट के वेबसाइट पे जाइए, और मैंने जितना भी आपको बताया, इंडिकैट, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, सबको यूज़ कीजिए। देखिए कि क्या क्या प्लेटफॉर्म है। जितना आप ढूंढेंगे ना, उतना आपका नॉलेज इन्हांस होगा। ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही है, आप कुछ अपना अलग से भी आप कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने के बाद आपको और भी कुछ प्लस आपको सीखने का मौका मिल सकता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ डिले हुआ है बीच में, क्योंकि मैं अभी दूसरे कामों में काफ़ी व्यस्त था और एकेडमिक वर्क ही था। इसी कारण से मैं आपको बहुत दिनों के बाद, लगभग 5 से 6 दिनों के बाद ही वीडियो दे पा रहा हूँ। तो कोशिश रहता है कि आपके लिए कंटेंट लाऊं, लेकिन बट कुछ वर्क का लोड हो जाता है, इसके चलते नहीं ला पा रहा था। तो फिर अब हमारी फिर क्लास कंटिन्यू चलेगी, और आज जो इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ाया, फिर हम लोग और भी लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और जितने भी अभी तक लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और कमेंट जारी रखिए। मैं भी आपके साथ वीडियो के साथ आता रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।